अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनाइल शेख और आज हम बात करेंगे ढाका यानी कि बांग्लादेश के ऊपर कि किस तरह 1971 में बांग्लादेश का फॉल हुआ। उस वक्त हम न्यू जनरेशंस, हम यंगस्टर, हमें मालूम नहीं था। आज रियल फैक्ट पर बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट, कैनेडियन, मोहम्मद एजाज आलम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। How are you, sir? I'm fine, thank you. Sir, tell me first of all about what you know about in Bangladesh in detail. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी, स्पेशली फॉर बांग्लादेश। मेरा सलाम ये बांग्लादेश को जाए, चूँकि ये मैं जो प्रोग्राम तश्कील दे रहा हूँ ये बांग्लादेश वालों के रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ, चूँकि पूरे दुनिया में तो जाएगा, बांग्लादेश में भी जाएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि बांग्लादेश को खुश करने के लिए उनका ये शेर व शायरी में कर रहा हूँ। जे जन दिवसे मनेर हरषे জ্বালায় মোমের বাতি आशु गृहे तार रोहिबे नार निभिते प्रदीप बाती। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई हैव नो वर्ड। मैं बांग्लादेश में पैदा हुआ हूँ। मैं बंगाली लैंग्वेज जानता हूँ, लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ जानता हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। बंगाली की तरह इनोसेंट, सीधे साधे, टैलेंटेड, जीनियस। मैंने अब पूरे वर्ल्ड घुमा, 27 कंट्रीज़ में गया हूँ अब तक। बंगालीज़ के तरह इतने टैलेंटेड लोग देखा नहीं मैंने। ये मैं बांग्लादेश के बारे जो जानता हूँ, वहाँ पैदा हुआ हूँ। कितना मिक्सअप होकर लोग रहते थे, प्यार मोहब्बत रहते थे, कोई तासुब कुछ भी नहीं था, जबकि हम उर्दू स्पीकिंग थे। ठीक है, मेरे डैडी वहाँ के स्टेशन के हेड थे, रेलवे के स्टेशन के हेड थे, सिलट एंड छटक के। तो कोई ऐसी बात नहीं थी, तासुब नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बांग्लादेश के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ ये सारा हुआ क्या कि 1965 के जंग में जब पाकिस्तान जीत गया तो इंडिया वालों को बहुत जेलसी हुई कि ये कैसे जीत गया, अब इनके ऊपर कैसे हथौड़ा मारे। ईस्ट वेस्ट का एक चक्कर था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान चक्कर था। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी। उन्होंने बाहर मुल्क में भेजा कि कैसे मुसलमानों को ब्रेन वॉश किया जा सकता है। और उन्होंने 1967 में एक ग्रुप को तश्कील दिया बांग्लादेश में कि ये जो इनोसेंट बंगालीज हैं इनका ब्रेन वॉश करो अगेंस्ट पाकिस्तान। और वो मुझे याद है, हम जब स्कूल जाया करते थे, हमारे हिंदू टीचर लोग कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं पढ़ाते थे। सिर्फ ये हो गया पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, ये वो, ये लोग करते हैं ये। तो मैं उस वक्त मुझे सेंस नहीं था। मैंने बोला ये कौन सा सबक है यार, सोशल स्टडीज़ का क्लास है, मैथमेटिक्स का क्लास है और टोटली पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही। तो करते करते 3 साल तक इन्होंने मेहनत किया, ब्रेन वॉश कर दिया। मगर फिर भी मैं वहाँ रहा हूँ ना, 85% लोग जो ना वो समझते थे कि नहीं हम मुसलमान के साथ हैं, हम हिंदू का क्यों साथ दें, आड़ा पड़ा। सिर्फ 15% लोगों का वो ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो गए। उसी 15% को उन्होंने यूज़ किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनको ट्रेन किया, ब्रेन वॉश किया, पैसे दिए, फिर असला पकड़ाया, फिर वो पाकिस्तान के लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व हो गए। बहुत कुछ कहने का बस इतना फ़िलहाल है, बाकी आगे और कुछ सर मुझे ये बताइएगा कि हाउ ढाका फॉल इन 1971 किस तरह से हुआ, क्योंकि हम लोग को नहीं पता, यंगस्टर को आप बताएं। ढाका फॉल जो ना बहुत सारी वजूहात है। सबसे पहले तो फ्रीडम फाइटर थे ना, मुक्ति बाहिनी, उनको अंदर इन्होंने सारा उनको ट्रेन करके ब्रेन वॉश कर दिया था। तो इस हद तक हो गया था कि फिर पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो फिर पूरा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान निकल जाएगा हाथों से। तो उन्होंने फिर उस वक्त उनको ऑपरेशन करना पड़ा 25 मार्च के रात को। ठीक है ना। तो जितने बंगाल रेजिमेंट, ईस्ट पाकिस्तान रेजिमेंट, फ्रीडम फाइटर सब जाके कू हो गए। वो इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। फिर वो सब इंडिया के बॉर्डर पे चले गए। जब इंडिया के बॉर्डर पे गए तो उन्होंने उनको फुल फ्लैश ट्रेन करके उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ उनको ट्रेन किया लड़ने के लिए। एट दैट टाइम बाय द वे मैं उस वक्त 17 साल मेरी उम्र थी। मैं पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था, लड़ नहीं रहा था। 17 साल उम्र थी, मगर में आप ये सब कर रहे थे। 17 साल की उम्र में मैं शाना बशाना पाकिस्तान आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था। ठीक है ना। आसाम पहाड़ पे लड़ाई हो रही थी और मैं हैरान होता हूँ। मैं आई डू अप्रिशिएट पाकिस्तान आर्मी के आसाम पहाड़ को फेसिंग करते हुए जो ये इलाका था, वहाँ पर एक मेजर का सुपरविजन है, सिंपली एक मेजर का सुपरविजन में उन्होंने छतक अप टू आसाम पहाड़ तक उन्होंने कैप्चर किया। मैं हैरान, और क्या दीदा दिलेरी से लड़ते हैं। आई हैव नो वर्ड। इनकी ब्रेव, इनका वो देख के, इनका हौसला माशाल्लाह।
तो आखिर वो फिर लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया। 9 महीने तक तो ये लड़ाई चलता रहा। फाइनली ये हुआ कि बहुत कम आर्मी थी, 35 से 40 हज़ार टोटल आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में जो लड़ रहे थे। बाकी जो सिविलियन, हम जैसे सिविलियन 30-35 हज़ार उनके साथ वर्दी पहना के उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और दूसरे तरफ इंडियन आर्मी, फिर बंगाल रेजिमेंट, ईस्ट पाकिस्तान राइफल, फ्रीडम फाइटर, ये सब मिल के अब 35-40 हज़ार इतने बड़े ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर को कैसे, मगर फिर भी इन्होंने 1 इंच आगे नहीं आने दिया। मैं आई एम द आई विटनेस। हुआ ऐसे, फॉल ऐसे हुआ कि इन्होंने ना SU-7 उनका जो जहाज़ है, रशियन जहाज़ से उन्होंने पॉम्फलेट फेंका सुबह 9 बजे पूरे ढाका शहर में कि भाई सरेंडर कर जाओ। वहाँ चूँकि जनरल मानिक शॉ वो GOC था ईस्ट पाकिस्तान के, उनको बोला कि तुम सरेंडर कर जाओ ना, पूरा ढाके को हम नेस्त नाबूद कर देंगे बम्बार्डमेंट करके, ठीक है। अब वो सब ने देखा कि ये कैसा, मैं वो पॉम्फलेट फेंका ऊपर से, ठीक है। फिर उन्होंने, फिर जनरल साहब ने डिसाइड किया होगा, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यार अगर हम नहीं करेंगे तो पूरा ढाका शहर को नेस्त नाबूद ना कर दे बम्बार्डमेंट। तो फिर उन्होंने 2 बजे उन्होंने ढाका शहर गुरु हाट के तरफ से उन्होंने एंट्री लिया। आखिर फाइनली वो ढाका फॉल हो गया। बट इट वॉज ब्लफ, बॉर्डर से कोई नहीं 1 इंच जगह नहीं घुस सके थे। सिर्फ वो पॉम्फलेट फेंक करके ब्लफ से उन्होंने ढाका सरेंडर करवा लिया। अब फिर जनरल साहब को बोला कि हर तरफ सर्कुलेट करो कि अब सरेंडर कर गया, तुम लोग भी सरेंडर कर दो। ये एक्चुअली कहानी है, प्लीज़। इसलिए ढाका फॉल हो गया, इस तरीके से ढाका फॉल हो गया। हाँ, तो एजाज आलम साहब ने ये जो फैक्ट्स बताए कि हाँ जो है ढाका कैसे पार हुआ, न्यू जनरेशन जो है उनको पता होना चाहिए। सर मुझे बताइएगा, व्हाट इज़ योर रिमार्क्स अबाउट इन बांग्लादेश? मेरा रिमार्क्स ये है कि अभी भी मैं मैं आपको एक बात बताऊं, एक बंगाली मिनिस्टर थे, उनका नाम था महमूद अली। वो बांग्लादेश में मिनिस्टर थे जब पाकिस्तान बना, तो उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे पूरे पाकिस्तान का। तो जब ढाका फॉल हो गया, महमूद अली साहब बंगाली थे, सुनामगंज के रहने वाले थे। तो मैं उनका जगह देख चुका हूँ। वो वहाँ के नवाब थे, बहुत रिच आदमी थे। उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में उन्होंने बोला आई विल नॉट गो टू द बांग्लादेश। वो बांग्लादेश नहीं गए। भुट्टो साहब ने उनको ताहयात फेडरल मिनिस्टर बनाया। मरने से पहले वो फेडरल मिनिस्टर कैबिनेट डिवीज़न था। वो चूँकि मैं बंगाली बहुत अच्छा बोलता था, तो उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। बहुत लव करते थे मुझसे कि यार तुम बंगाली बोलते हो और ये वो, तुम बड़ा ब्रेव आदमी हो, बच बचा के आ गए। तो वो कहते थे एक काम करो, तुमको मैं बांग्लादेश भेजता हूँ एम्बेसडर बना के, चूँकि यू कैन टॉक बंगाली फ्लुएंटली, और तुम्हारा वहाँ सर्कल भी है, तुम्हारे जो क्लास फेलो सब अच्छे ओहदे पे आ चुके हैं। तो मैं डर गया, मैंने बोला नहीं सर दोबारा बांग्लादेश जाऊँ। उस वक्त मुझे आज याद आता है खालिदा जिया का दौर था। अगर मैं चला जाता तो इतना टैलेंट गर्ल्स था कि मैं कुछ ना कुछ तो वहाँ कारनामा दिखा देता। और मरते दम तक उन्होंने बोला यार कभी मौका लगे तो चले जाना। अब मैं खुल के पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऑफ़र दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि मुझे भेजें। मैं ये देना, एक अच्छी बात और करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात एक और करना चाह रहा हूँ। जब मैं 1.5 साल पहले जब पाकिस्तान आ रहा था, कनाडा के एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, टोरंटो एयरपोर्ट पे, तो मियाँ बीवी दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। वो दोनों बंगालीज़ में बातें कर रहे थे, तो मैं बराबर में बैठा हुआ सुन रहा था। वो समझे कि ये पठान है, इस चेहरे से पठान लगता है ये, वो मैं सारा समझ रहा था। तो उनको मैंने पॉइंट आउट किया कि सर आप जो बातें कर रहे हैं मैं सब सुन रहा हूँ। बोले तुम बंगाली हो? मैंने कहा बंगाली तो नहीं हूँ मगर बंगाली पूछता हूँ। तो वो मेरे साथ ऐसे दोस्त बन गए। उन्होंने बोला कि यार आप बड़े काम वाले बंदे, आप आओ बांग्लादेश आओ, हम आपको वेलकम करेंगे, ये वो अड़ा पड़ा। तो उन्होंने कार्ड दिया, नंबर दिया। मेरे साथ आज भी कम्युनिकेशन है। इत्तफाक सा भी जो खालिदा जिया जो उनका तख्ता पलटा, भी इनका फ़ोन आया कि अभी जो एग्जीक्यूटिव आया है ही इज़ माई आवर फ्रेंड, और इनको आपके बारे सारा बताया कि एक साहब कैनेडियन हैं और वो बंगाली जानते हैं, और वो एनर्जी का कंसल्टेंट है, जियो थर्मल और सोलर का कंसल्टेंट है, वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट है, ऑथोराइज कंसल्टेंट है। इनको क्यों नहीं बांग्लादेश बुला करके एनर्जी को प्रमोट करें? तो स्टिल दे आर वेटिंग। हो सकता है मैं कल परसों चला जाऊँ, 1 महीने में चला जाऊँ, 20 दिन में चला, दे आर वेटिंग फॉर मी। उन्होंने ऑफ़र दिया हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो आई डोंट नो, मगर मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में जा कर के पाकिस्तान और बांग्लादेश का गुड रिलेशन, क्लोज रिलेशन बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और एज़ पर एनर्जी कंसल्टेंट, एनर्जी के हिसाब से उनको फुल प्रमोट करूँगा, उनको कोऑर्डिनेट करूँगा उनके साथ, ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का गुड रिलेशन हो जाए। जी मैं सर मुझे लास्ट एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि ठीक है वो हमारे भाई था, हमसे जुदा हो गए, अलग हो गए। नाउ कंपैरिजन टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वो बहुत बाद में हमसे अलग हुए, हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ हैं?
हम खड़े ये हैं कि जब हम लोग एक थे तो बहुत ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग था, तो ईस्ट और वेस्ट अलग होने के बाद शुरू में तो वो बांग्लादेश बहुत डाउन हो गए थे, उन्होंने फाइनेंशियली हर तरीके से। मगर देखिए आज वो तरक्की करके कहाँ से कहा, उनका ज़र मुबादला जो रिज़र्व फंड है ना $85 बिलियन है, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट। तो उन्होंने तरक्की, उनमें तरक्की का जज्बा है। याद रखिएगा, मैं वहाँ रहा हूँ ना, बंगाली बहुत लेबोरियस है, बहुत ज़्यादा। सब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाजी है, लेबोरियस है, झूठ नहीं बोलते हैं। मैं विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ। कोई आज झगड़ा फसाद कुछ भी नहीं। ये सब इंडिया के राह ने उनका ब्रेन वॉश किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया। अब उनको रियलाइज़ हो गया कि नहीं, ये गलत था। और अब हमें चाहिए, हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसा होना चाहिए, इसको कम्युनिकेट करें, आपस में शेयर करें एक दूसरे के साथ। चलो गवर्नमेंट करती क्या करती, एज ए सिविलियन आई विल डू दैट, कि मैं जा रहा हूँ, अभी किसी वक्त में जाऊँगा। वो उन्होंने बोला VIP प्रोटोकॉल आपको देंगे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमें रिसीव करेंगे और उनको एग्जीक्यूटिव के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। मैं उनको जाके बताऊँगा और आप एक हो जाएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाएं। चलो दूर है मगर दिल एक हो जाए, दिमाग एक हो जाए, अपना पॉलिसी एक बना लें आपस में।